नमस्कार, वेदांश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी स्वस्थ होंगे, ऐसी आशा करता हूँ और इसी उमंग के साथ अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हमने नंबर का बहुत छोटा हिस्सा जो है वो पूरा किया है। तो आज जो नंबर सिस्टम का अगला पार्ट है वो है हमारा डेसिमल, जिसको बोलते हैं दशमलव, ठीक। तो डेसिमल जो हमारे सिलेबस में है या जिसको हम पढ़ेंगे वो तीन तरह से पढ़ते हैं। जो बेसिकली हम तीन तरह से पढ़ेंगे। कौन कौन सा होता है? देखिए, सबसे पहले जो होता है वो होता है शांत दशमलव। दूसरा होता है अशांत परंतु आवर्ती दशमलव। और जो तीसरा होता है वो होता है अशांत परंतु अपवर्ती दशमलव। इस चीज को, आवर्ती को हम पुनरावर्ती भी कह सकते हैं। यहाँ पर पुनरावर्ती भी हो सकता है, आवर्ती भी हो सकता है, ठीक। तो बेसिकली हम इन तीन चीज पर जो है दशमलव को पढ़ेंगे। तो ये होते क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए समझना। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आगे जो सवाल बनेंगे वो इसी बेस पर बनेंगे। सॉरी। देखिए, शांत दशमलव क्या होता है? शांत दशमलव का वह पार्ट है जिसमें दशमलव के कुछ स्थान पर जाकर संख्या रुक जाती है। दशमलव के कुछ स्थान पर जाकर संख्या रुक जाती है, वो शांत दशमलव का पार्ट होता है। कैसे? जैसे 0.236 7, 0.123 5, 0.71275, 2.5693, इस तरह से ये संख्या एक समय पर जाकर रुक जाती है, कोई अंक पर जाकर, अनंत तक नहीं जाती। अब ये बनती कैसे है इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो शांत दशमलव देती हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो नियम है वो है 2 या 2 की पावर n से किसी संख्या को भाग करने पर। 2 या 2 की पावर n से किसी संख्या को भाग करने पर जो है शांत दशमलव आता है। आप कहेंगे जी कैसे? मान लीजिए 4 6 9 को हमें भाग करना है 2 4 से कर लीजिए। हमने 4 का एक नियम बताया था कि आखिरी के दो अंक, लेकिन यहाँ तो हमें विभाजिता देखना ही नहीं है, तो हमें शेष ही नहीं निकालना, उस चीज़ पे नहीं जाते हम। यहाँ हम पूरा भाग करके देखते हैं। 4 एकम 4, 0 बढ़ाया 6 उतारा, नहीं उतारते हमेशा, 6 का 6 ही उतारेंगे, 0 को लगाएंगे जब 6 उतार रहे हैं। 4 एकम 4, 2 बढ़ाया 9 बढ़ाया, ये शायद कट गया, 1 सेकेंड। देखिए, यहाँ देख लेते हैं। 4 6 9 को जब हम भाग करते हैं किससे?
4 से 4 एकम 4, पूरा पूरा कट गया 6, 4 एकम 4, ये पूरा पूरा 2, 9, 7 चौक 28, 1 हासिल बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 लगाया, 0 बढ़ाया, पंजे 20। अब आप देखते हैं कि ये 2 अंक पर जाकर, दशमलव के बाद 2 अंक पर जाकर ये चीज़ रुक गई, ये चीज़ रुक गई। तो इस समय पता चलता है कि हमने यहाँ 2 का मतलब है कि 2 की पावर 2, हमने यहाँ जब 2 की पावर 2 से भाग किया तो हमें पता चला, हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि ये हमें शांत दशमलव दे रहा है जो 2 स्थान पर जाकर रुक गया, जो 2 स्थान पर जाकर रुक गया। ठीक, यदि हम, पहला नियम ध्यान से देखना, यदि हम किसी संख्या को 2 या 2 की पावर n से 2 या 2 की पावर n से किसी संख्या को भाग करते हैं तो शांत दशमलव प्राप्त होता है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि 5 या 5 की पावर n से किसी संख्या को भाग करने पर, किसी संख्या से भाग करने पर 5 या फिर 5 की पावर n, अब यही संख्या है, इसी संख्या को यदि हम मान लीजिए 5 से भाग करते हैं, 5 से भाग कर लेते हैं संख्या को ही, नौ पंजे 45, 9 तिया 5 तिया 15, 4 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 8 पंजे 40, पूरा पूरा कट गया, दशमलव के एक अंत पर जाकर यह संख्या रुक गई। जहां संख्या रुकती है वहीं शांत दशमलव हमारा आता है, वहीं क्या आता है, वहीं शांत दशमलव आता है। जहां संख्या रुक गई वहीं शांत दशमलव निकलकर आ जाता है। शांत दशमलव का मतलब ही यही है कि यदि हम 2 या फिर 5 से भाग करते हैं तो शांत दशमलव निकलकर आता है। ठीक, अब तीसरा इसका नियम क्या है? तीसरा इसका नियम है कि 2 या 2 की पावर n तथा 5 या 5 की पावर n के गुणनफल से भाग करने पर, यह भी एक बहुत बढ़िया नियम है। देखिए, 2 या 2 की पावर n तथा 5 या 5 की पावर n के गुणनफल से, तो देखिए जब भी हम इनके गुणनफल से, मान लीजिए कि हमें जो है 2 गुना 5 से किसी को भाग करना है, इसकी वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू है 10, 4 6 2 से भाग करना है हमें 10 को, तो 10 चौका 40, 6 2, 10 छंगा 60, 2 दशमलव लगाया 0, 10 दूनी 20, एक स्थान तक गया, मतलब शांत दशमलव हमारा आ गया। तो 3 नियम मैंने आपको बताया कि 2 या 2 की पावर n से भाग करने पर, 5 या 5 की पावर n से भाग करने पर, या फिर 2 गुणा 5 या फिर 2 की पावर n गुणा 5 या 5 की पावर n से भाग करने पर, यदि इनसे भाग करने पर किसी संख्या को भाग करते हैं तो हमारा जो है शांत दशमलव आता है, हमारा जो है शांत दशमलव आता है। अभी इसका यदि हम शॉर्ट फॉर्म लिखें, यदि इसकी अगर हम शॉर्ट फॉर्म लिखें तो वो कैसे निकल कर आती है उसको देखना है। तो वो निकल कर आती है, मान लीजिए n/d है, n को हमने d से भाग किया, d की वैल्यू क्या हो सकती है? 2 या 2 की पावर n, 5 या 5 की पावर n, या फिर 2 या 2 की पावर n तथा 5
या 5 की पावर n का गुणनफल। इस तरह से यह आपका शॉर्ट फॉर्म इसकी लिखी जा सकती है। ठीक, तो शांत दशमलव, आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम शांत दशमलव को निकालते हैं। ठीक है, अब शांत दशमलव देखिए, एक तो 2 से भाग करने पर, 2 की पावर 2, 4 से भाग करने पर, ठीक है, 5 से भाग करने पर, 2 की पावर 3, 8 से भाग करने पर, 10 से भाग करने पर, इनसे भाग करने पर हमारा शांत दशमलव आता है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि 2, 4, 5, 8 और 10, 2, 4, 5, 8 और 10 से भाग, 1 से लगाकर 10 तक गिनती में 2, 4, 5, 8, 10 से भाग करने पर हमारा शांत दशमलव आता है। ठीक, अब हम दूसरे दशमलव के पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है शांत दशमलव आवर्ती दशमलव, परंतु आवर्ती दशमलव। इसका अर्थ क्या है? मान लीजिए कि आपकी कोई संख्या है, दशमलव के बाद वो अनंत तक जा रही है। इसमें क्या है कि आपकी जो संख्या है वो अनंत तक जाती है, परंतु जब वो अनंत तक जाती है तो उसमें एक ही संख्या जो है बार बार रिपीट होती रहती है। इसमें एक ही संख्या बार बार रिपीट होती रहती है। कैसे? देखिए, 0.36666 ये अनंत तक जाएगा, यानी कि 6 जो है वो बार बार आता रहेगा, आता ही रहेगा। 0.555555, ये इस तरह से जो भी संख्या रिप्रेजेंट होगी, इस तरह से जो भी संख्या प्रदर्शित होगी, वो संख्या जो होगी वो अशांत होगी, परंतु आवर्ती दशमलव होगी, यानी कि उसमें जो है संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी। उसमें संख्या जो है वो बार बार रिपीट होती रहेगी। अब इन संख्याओं को लिखने का जो तरीका है वो ये है, मान लीजिए पहली संख्या को जब हम लिखते हैं वो 0.36 पे बार लगा देते हैं, यानी कि जो संख्या हमारी बार बार रिपीट होती है उस संख्या को एक बार लिखकर उस संख्या पर बार लगा देते हैं। अब मान लीजिए अगली संख्या है 0.5, ये इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो इस संख्या पर बार लगा देते हैं। ध्यान रखना, बार का मतलब है ये कि यह संख्या बार बार रिपीट हो रही है। इस बार का मतलब है कि ये 5 जो है अनंत तक जा रहा है। इस 6 पे ऊपर बार का मतलब है कि ये 6 जो है वो अनंत तक जा रहा है। ठीक, इस चीज को समझ में आई। अब ये बनती कैसे हैं, देखिए, शॉर्ट फॉर्म में ही बता रहा हूं। मान लीजिए कि n है, n को हमने d से भाग किया। d की जो वैल्यू हो सकती है वो 3 हो सकती है, 7 हो सकती है, 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है और 9 हो सकती है। इन संख्याओं से किसी भी संख्या को भाग करने पर हमारा अशांत परंतु आवर्ती दशमलव निकल कर आता है। देखिए कैसे, मान लीजिए कि 492 को हमें भाग करना है, 491 को हमें भाग करना है 3 से। ठीक, तो 3 एकम 3, 1 9, 6 तिया 18, 1 1, 3 तिया 9, 2 बचा, 6 तिया 18, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 6 तिया 18, फिर 2 बचा, फिर दशमलव लगाया, फिर 6 तिया 18, फिर 2 लिखा, फिर 0 लगाया, फिर 6 तिया 18, इस तरह से चलता रहेगा अनंत तक। तो ये 6 जो है वो बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 163.6 पर बार, 163। अब आपने देखा है कि हमने किसी संख्या को 3 से भाग किया तो वो आवर्ती दशमलव निकल कर आया। वह क्या निकल कर आया? वह आवर्ती दशमलव निकल कर आया। ठीक, तो यहां तक चीज समझ में आई। देखिए, अब एक टाइप हो रहा है हमारा अशांत परंतु अपवर्ती दशमलव। अशांत परंतु अपवर्ती दशमलव, इस
टाइप में क्या है, इस टाइप में संख्या अनंत तक तो जाएगी परंतु रिपीट नहीं होगी, कैसे 1.1294563 इस तरह से वो संख्या चलती रहेगी, अनंत तक चलती रहेगी। ठीक, अब ये संख्या बनती कैसे है, ये संख्या आती कैसे है, ये वह संख्या है जैसे √2, √3, √5, √6 इस तरह से कोई संख्या जब हमारी बनती है, इस तरह से कोई संख्या जो हमारी बनती है वो संख्या, इस तरह से वो संख्या हमारी बनती है, वे संख्या जो है अशांत परंतु अपवर्ती दशमलव देती है। जैसे आपने देखा होगा कि √2 का मान अनंत तक जाता है, √2 का मान अनंत तक जाता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक, तो यहाँ तक ये चीज़ 3 पार्ट मैंने आपको दशमलव के फिलहाल बताए हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं, दिक्कत हो तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। देखिए ये रिकॉर्डेड सेक्शन है, लाइव क्लास नहीं है, तो आप वीडियो को कितनी बार भी देख सकते हैं। ठीक, परंतु प्रॉपर नोट्स जरूर बनाएं, अपने प्रत्येक वीडियो के प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलें। देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो बता रहा हूँ, नोट के तरह से लिख सकते हैं, नोट के रूप में आप लिख सकते हैं। जो पहला है, मान लीजिए हम किसी संख्या को टू की पावर n से भाग किया जाता है तो दशमलव के बाद n अंक आते हैं। किसी संख्या को 2 की पावर n से भाग किया जाता है, यदि किसी संख्या को हम 2 की पावर n से भाग करते हैं तो दशमलव के बाद n अंक आते हैं। इसका क्या अर्थ है, देखिए मान लीजिए कि कोई संख्या है 1 2 3, हमने इसको 8 से भाग कर, मान लीजिए 4 से भाग करनी है, हमने इसको 4 से भाग किया। ठीक, 4 का मतलब होता है कि 2 की पावर 2, 4 का मतलब 2 की पावर 2। तो जब हम इसे 4 से भाग करते हैं तो दशमलव के बाद जो भी संख्या आएगी वो 2 आनी चाहिए, यानी कि उसमें 2 डिजिट होने चाहिए। देख लेते हैं, 4 तिया 12, 0 बढ़ाया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 7 चौक 28, 2 0 बढ़ाया, 4 पंजे 20। अब हमने यहाँ देखा कि हमने जो है इसको 2 की पावर 2 से भाग किया, 2 की पावर n की वैल्यू 2 है और यहाँ n की वैल्यू भी 2 ही आई, यानी कि 2 ही अंक आए। तो ये बात हमारी सिद्ध होती है कि यदि हम किसी संख्या को 2 की पावर n से भाग देते हैं तो दशमलव के बाद 2 ही, उतने n ही अंक आएंगे, दशमलव के बाद n ही अंक आते हैं। ठीक, अब दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है कि किसी संख्या को 5 की पावर n से, 5 की पावर m मान लीजिए, इसको 5 की पावर m से भाग किया जाता है तो दशमलव के बाद m अंक आते हैं। मान लीजिए किसी संख्या को हमने 5 की पावर m से भाग किया, कर लेते हैं। 129 को हमने भाग किया 25 से, अब 25 में जो है वो होता है 5 की पावर 2, इसमें भी हमारे 2 ही अंक आने चाहिए दशमलव के बाद, दशमलव के बाद 2 ही अंक आने चाहिए। अब 25 पंजे 125, 4 दशमलव लगाया 0, 25 एकम 25, 0, 25 छक्का 150। अब हमने यहाँ देखा कि दशमलव के बाद भी हमारे पूरे 2 ही अंक आए हैं, दशमलव के बाद भी हमारे पूरे 2 ही अंक आए हैं।
तो इससे क्या होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि यदि हम किसी संख्या को 5 की पावर m से भाग करते हैं तो m ही अंक आते हैं। अब तीसरा नियम, यदि किसी संख्या को 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m से भाग करते हैं तो जिस घात का मान बड़ा होता है उतने दशमलव के बाद उतने ही अंक आते हैं। अब इसका क्या अर्थ है, देखिए, मान लीजिए कि यहाँ 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 2 है। 2 की पावर 4 है गुणा 5 की पावर 2 है। तो जब हम इससे किसी संख्या को भाग देंगे तो दशमलव के बाद उसने कहा है कि जिस घात का मान बड़ा होता है, इसमें हम घात की वैल्यू देखते हैं, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो दशमलव के बाद उतने ही अंक आते हैं। तो बड़ा क्या है, 4, तो दशमलव के बाद 4 ही अंक आएंगे, दशमलव के बाद 4 ही अंक आते हैं और आएंगे। ठीक, इस चीज को समझ में आई। अब इसका क्या यूज है, ये हमने पढ़ तो लिया, इसका कुछ यूज भी तो होगा। देखिए यूज देखते हैं। एक एसएससी एमटीएस लेवल का क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है ये, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है अपने आप में। देखिए एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ 10th लेवल का क्वेश्चन है। 10th लेवल का क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं। देखिए ये है क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन में आप, कैसे होगा। विद इन 20 सेकेंड, विद इन 20 सेकेंड। सवाल में है कुछ नहीं, देखने में बहुत खतरनाक। देखिए जब भी इस तरह के कोई क्वेश्चन आएगा, एग्जामिनर आपसे कभी भी सॉल्व नहीं कराएगा। इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। कुछ ना कुछ ट्रिक इसमें दी गई होगी, कुछ ना कुछ इसमें आपसे ऐसा पूछा गया होगा कि आप उसको 20 सेकंड में सॉल्व कर दें, क्योंकि आपके पास पेपर में 20 सेकंड होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या को 2 की पावर n, 5 की पावर m या 2 की पावर n, 5 की पावर m से भाग किया जाता है, तो जिस घात की वैल्यू बड़ी होगी, दशमलव के बाद भी उतने ही अंक आते हैं। दशमलव के बाद भी उतने ही अंक आते हैं। अब ये चीज़ सीखने के बाद आप इसे चुटकी बजा के कर देंगे। कैसे? देखिए, हमें ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। ऐसे सवाल में हमें ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, काट दो इन सबको। अब हम सबसे पहले क्या लेकर चलते हैं? हम लेकर चलते हैं 2650। इसकी जो वैल्यू निकालेंगे, इसको तोड़ लीजिए 625 गुणा 10 में, फिर इसको भी तोड़ लीजिए। ये होता है 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, यानी कि 5 की घात 4 गुणा 5 गुणा 2। अब इसको करेंगे तो ये 5 की घात 4 और एक 5 गुणा 5 की घात 5 गुणा 2। तो इसकी जो वैल्यू निकली है, इसकी वैल्यू निकली है 5 की घात, मान लीजिए ऊपर कुछ भी है मान लेते हैं, तो 5 की घात 5 गुणा 2। इसकी जो वैल्यू निकली वो ये वैल्यू निकली। ठीक, अब 128 की वैल्यू निकालते हैं। तो 128 जो होता है वो होता है 2 की घात 7। 128 होता है 2 की घात 7। ठीक, 128 जो है वो 2 की घात 7 है, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ऊपर कुछ भी हो तो 2 की घात 7 फिर प्लस। अब जो 15,625 होता है वो होता है 5 की घात 5, 5 की घात 5, 5 की घात 5। ठीक, इतनी चीज निकल कर आई। अब देखिए 5 की घात 5 गुणा 2 की घात 1। ठीक, यहाँ 2 की घात 7, यहाँ 2 की घात 7। अब यह बताया गया है कि जिसकी घात बड़ी होती है, दशमलव के बाद उतने ही अंक आते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, 7 है, 5 है। तो इनमें सबसे बड़ी घात क्या है? 7। इनमें सबसे बड़ी घात क्या है? 7। तो दशमलव के बाद भी 7 ही अंक आएंगे। जिस भी ऑप्शन में आपके दशमलव के बाद 7 अंक होंगे वो ऑप्शन आपका सही होगा। अब गिनते हैं, 1 2 3 4 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं हो गए, भी 8 अंक हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 ये हो सकता है और यही होगा, क्योंकि ऑप्शन इस तरह से सेट किए गए होंगे कि आप उसको 20 सेकंड में सॉल्व कर दें। कोई भी ऑप्शन आपको डबल डबल नहीं दिए होंगे, यानी कि दशमलव के बाद किसी और ऑप्शन में आपके 7 अंक नहीं दिए गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 तो ये भी नहीं है। तो आंसर हो गया हमारा सी, 6.2843055। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा सॉल्व करके हमें देखना था, इतना सा सॉल्व करके हमें देखना था। ठीक है, ये 5 की घात। ठीक, आगे समझ में? एक बार देखिए आप इस क्वेश्चन को।
अब अगला क्वेश्चन एक है हमारा, क्वेश्चन है कि 3 की पावर n ग्रेटर देन n की पावर 3 इज पॉसिबल व्हेन। एक स्टेटमेंट दिया गया है कि 3 की पावर n बड़ा है n की पावर 3 से। ये पॉसिबल कब होगा? पहला ऑप्शन दे दिया है कि n कोई धन पूर्ण संख्या है, n कोई धन पूर्ण संख्या हो। दूसरा ऑप्शन दे दिया n 2 से बड़ी धन पूर्ण संख्या हो। तीसरा है कि n 3 से बड़ी एक धन पूर्ण संख्या हो। फोर्थ है n 3 के अलावा एक धन पूर्ण संख्या हो। n 3 के अलावा एक धन पूर्ण संख्या हो। देखिए यह आपका क्वेश्चन दिया गया है। स्टेटमेंट है 3 की पावर n इज ग्रेटर देन n की पावर 3। ये हमको सिद्ध करना है, मतलब इसकी वैल्यू देखनी है कि क्या क्या हो सकती है। ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, n कोई धन पूर्ण संख्या हो। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं n कोई धन पूर्ण संख्या हो। देखिए कुछ ही समय बाद, मतलब 1-2 दिन बाद आपको संख्याओं के प्रकार के बारे में, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ए नंबर जो होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, वो आपको बताया जाएगा। उसमें आपको धन पूर्णांक, धन ऋणात्मक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब आपको बताई जाएगी। तो धन पूर्ण संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से कोई संख्या होती है तो वो धन पूर्ण संख्या होती है, 0 से लगाकर। 0 एक पूर्ण संख्या है, ध्यान रखना। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। तो उसने कहा है कि n कोई धन पूर्ण संख्या हो, तो n की वैल्यू हम 1 रख के देखते हैं। 3 की पावर 1 ग्रेटर देन 1 की पावर 3, तो 3 बड़ा है 1 से सिद्ध हो गया। 2 रख के देखते हैं। 3 की पावर 2 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 3, तो 3 3 9 बड़ा हो गया 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये भी सिद्ध हो गया, ये भी सिद्ध हो गया। n की वैल्यू 3 रख के देखते हैं, तो 3 की पावर 3 ग्रेटर देन 2 की पावर 3। अब यहाँ पर आकर पेंच फंस गया। क्या? क्योंकि 3 की पावर 3 होता है 27, बड़ा है 27 से, कभी भी नहीं होने का, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत, यहीं आके गलत हो गया, क्योंकि 3 की पावर 3 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 3। क्या 27 27 से बड़ा हो सकता है? नहीं। 27 27 के बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। तो पहला स्टेटमेंट तो यहीं आके हमारा गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि n 2 से बड़ी धन पूर्ण संख्या हो। अब जब हमने 2 से बड़ी धन पूर्ण संख्या यानी कि 3 लिखी, तो हमें पता चला कि 27 जो है वो 27 से बड़ा आया, जो कि गलत है। 27 27 से बड़ा आया, जो कि गलत है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया। n की वैल्यू उसने लिखी है कि 3 से बड़ी एक धन पूर्ण संख्या हो। अब हमने निकाला कि उसने कहा कि 3 से बड़ी, लेकिन यहाँ 3 से छोटी भी 2 धन पूर्ण संख्या ऐसी आई हैं जो इस स्टेटमेंट को सही करती हैं, जो इस स्टेटमेंट को जो है बताती है कि ये स्टेटमेंट सही है। तो n से बड़ी भी 2 पूर्ण संख्याएं आई थी, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब यह कहता है कि n जो है वो 3 के अलावा एक धन पूर्ण संख्या हो। तो 3 तक तो हमने निकाल ली थी, 1 2 3, तो 3 तो है ही नहीं। इसने कहा कि 3 के अलावा। अब 4 भी करके देख लेते हैं। तो 3 की पावर 4 ग्रेटर देन 4 की पावर 3, 3 3 9 27, 81 बड़ा है, 4 चौका 16 चौका 64, बिल्कुल बड़ा है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सिद्ध हो गया। तो ये स्टेटमेंट हमारा सिद्ध हो जाता है कि इस स्टेटमेंट को सिद्ध करने के लिए n जो है वो 3 के अलावा कोई भी एक पूर्ण संख्या हो सकती है। n जो है वो 3 के अलावा कोई भी एक पूर्ण संख्या
हो सकती है। ठीक, देखिए एक बार इसको। देखिए अब हम एक चीज निकालनी सीखते हैं कि एक संख्या है वो पूर्ण वर्ग है, एक संख्या है वो पूर्ण वर्ग है। इस पूर्ण वर्ग के वर्गमूल जब हम निकालेंगे, इस पूर्ण वर्ग के वर्गमूल में अंक, कितने अंक होंगे। ठीक, इस पूर्ण वर्ग के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। मान लीजिए कि 16 है, ये पूर्ण वर्ग है एक। अगर इसका हम वर्गमूल निकाले, 16 का वर्गमूल होता है 4, 4 में कितना है, एक डिजिट है। तो इस तरह से मान लीजिए कोई बड़ी सी संख्या दे दी गई है, 20 अंक 40 अंक की कोई संख्या दे दी गई है और उसमें पूछा गया कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो उसको निकालना सीखते हैं। देखिए इसके कुछ नियम हैं। तो नियम सबसे पहला क्या है, आपने देखा है कि जब हम मान लीजिए ABCDEF, ये 6 अंकों की कोई संख्या है और ये एक पूर्ण वर्ग है, ये संख्या एक पूर्ण वर्ग है, तो हम क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालने के लिए 2-2 के जोड़े बनाते हैं। तो जोड़े इधर से बनाते हैं, 1 2 3, तो हमें जो है वो 3 जोड़े प्राप्त हुए, हमें 3 जोड़े प्राप्त हुए। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें जो है वो 3 डिजिट प्राप्त होंगी। जोड़े बनाने के बाद कोई संख्या शेष नहीं बची, तो इससे हमें यह पता चलता है कि इस संख्या के वर्गमूल निकालने में हमें जो है वो 3 अंक प्राप्त होंगे। वर्गमूल निकालने में 3 अंक हमारे जो है वो मिलेंगे। अब इसी तरह से मान लीजिए ABCDEFG, ये 7 अंक यानी विषम संख्या की कोई संख्या है और यह पूर्ण वर्ग है। विषम संख्या की कोई संख्या है और यह एक पूर्ण वर्ग है, तो हमें ज्ञात करना है कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो वही काम करते हैं, हम दाईं तरफ से जोड़े बनाने शुरू करते हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। अब ये क्या बचा, ये एक शेष बच गया, तो इसको अकेला काउंट करते हैं। तो कितने बचे, 4। तो हमें प्राप्त हुआ कि यदि हम सम संख्या की, ध्यान से सुनना, यदि हम कोई संख्या सम संख्या है और पूर्ण वर्ग है, कोई संख्या सम संख्या है और पूर्ण वर्ग है, यदि उसका वर्गमूल निकालते हैं तो उसके आधे करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या, उतनी संख्या जो है उसके वर्गमूल में होती है, उतने अंक उसके वर्गमूल में होते हैं। संख्या नहीं, वर्ग अंक, उतने अंक उसके वर्गमूल में होते हैं। ठीक, मान लीजिए, लिखवा देता हूं, चलो मैं, देखिए पहला है, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या में संख्या अंकों की संख्या सम हो, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या सम हो तो वर्गमूल में, तो उस संख्या के, तो
पूरा बढ़िया करके इबारत लिखते हैं। तो उस संख्या के वर्गमूल में आधे अंक होते हैं। आधे अंक होते हैं। आधे अंक होते हैं। ठीक। अब दूसरा क्या है कि यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या में, कोई पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या विषम हो तो उस संख्या के वर्गमूल में आधे से एक ज़्यादा, यानी कि आधा +1 अंक होते हैं। ये है आपके दो नियम। इस चीज़ को निकालने के लिए ये दो नियम मस्ट हैं। ये दो नियम याद होने चाहिए कि यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है और अंकों की संख्या उसमें सम है तो उस संख्या के वर्गमूल में आधे अंक होते हैं। यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या विषम है तो उस संख्या के वर्गमूल में आधे से एक ज़्यादा, यानी कि आधा +1 अंक होते हैं। अब क्वेश्चन निकालते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से देखना आप। देखिए क्वेश्चन करते हैं अभी हम। क्वेश्चन है 24 अंकों वाली एक पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होते हैं। 24 अंकों वाली एक पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आधा यानी कि 24 अंक हैं, तो 24/2 कर देते हैं। जब इसको भाग करेंगे तो 12 अंक, तो उसके जो वर्गमूल होगा उसमें 12 अंक होंगे, उसके वर्गमूल में 12 अंक होंगे। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए कैसे होंगे 12, ये भी देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि 24 अंक हैं, ये 24 हो गए, तो हम इधर से जोड़े बनाने जब स्टार्ट करेंगे तो दो संख्याओं का एक जोड़ा बनता है और वो पूर्ण वर्ग में ही गिना जाता है। यानी कि ये जोड़ा जो है ये पूर्ण वर्ग में गिना जाता है। वहाँ दे रखा है पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये समझ लीजिए कि ये इसका वर्गमूल तो जरूर निकलना है। तो जोड़े बनाने के बाद जितने जोड़े बनेंगे वो संख्या आपके वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। ठीक। अब इसी तरह से अगला है, यदि किसी संख्या के वर्गमूल में वर्ग में भाषा बदल देते हैं आपके। देखिए किस तरह से पूरे आता है। यदि किसी संख्या के वर्ग में 518 अंक है तो उस संख्या में कितने अंक होंगे। यदि किसी संख्या के वर्ग में 518 अंक हैं तो उस संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। वर्ग में दे रखे हैं 518, भाग कर दो 2 से, 2 दूनी 4, 1 1 पंजे 10, 1 8 9 18, तो 259 अंक होते हैं। 259 अंक होते हैं। ठीक है, 259 अंक यहाँ पर जो है किसी संख्या के वर्ग में यदि 518 अंक है तो उस संख्या के वर्गमूल में 259 अंक होते हैं। मान लीजिए
21 कर लीजिए, हाँ वर्ग में 21 अंक है तो संख्या में, तो 21 भाग 2 ढाई 20 बचा कितना 1, इसमें जोड़ दीजिए ये 10 रे 11 अंक। बस कुछ नहीं करना, जो आपका रिमाइंडर आएगा वो उसमें ऐड कर दीजिए, रिमाइंडर एक ही आना है, जो आपका भागफल आएगा उसमें शेषफल को ऐड कर देना, उतने अंक आपके उस संख्या के वर्गमूल में हो जाएंगे। ठीक, तो आज क्लास को यहीं रखते हैं। कल से जो आपका स्टार्ट होगा वो होगा आपका आवृत्ति दशमलव, यानी कि रिकरिंग डिजिट। रिकरिंग डिजिट यानी कि 6.6 बार वाले, 2.72 बार वाले, इस तरह के क्वेश्चन आपके कल से स्टार्ट हो जाएंगे। और लगभग हम अब जो हैं बहुत बड़े पैमाने पर चढ़ने वाले हैं कल से। ठीक, कल से जो है आपकी क्लासेस लंबी हो जाएगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, और कल से जो है असली मज़ा आना शुरू हो जाएगा मैथ पढ़ने का। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, और अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।